आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 जिसे पीएलएफएस यानी कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2025 भी कहा जाता है, हाल ही में जारी की गई। अब इस रिपोर्ट के अनुसार श्रम बाजार की क्या तस्वीर है, इसके आंकड़े क्या बयां करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। साथ साथ इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भी जानेंगे कि वर्तमान में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, क्या उसमें सुधार हुआ है या और स्थिति नीचे गई है। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं और जानते हैं कि पीएलएफएस 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं। इससे पहले बात करेंगे पीएलएफएस के विषय में भी, लेकिन इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष पर भी ध्यान देंगे। देखिए, अगर पीएलएफएस की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में। एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय जो कार्यालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये काम करता है। अब देखिए, पहले रोजगार या बेरोजगार से संबंधित जो डेटा होता था उसको नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा ये डेटा हर 5 साल में जो है ये प्रकाशित किया जाता था। ऐसे में 5 साल का एक लंबा इंतजार होता था इस डेटा के लिए। आप जानते हैं, इस डेटा के विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष आता है उसी के आधार पर पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं। ये ध्यान दिया जाता है कि किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि एक ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। एक व्यापक सैंपलिंग यानी सर्वे के आधार पर ये डेटा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर 5 साल के लंबे इंतजार की जो समस्या थी उसको ठीक करने के लिए पीएलएफएस की शुरुआत की गई, यानी कि पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे की शुरुआत की गई। और ये कब शुरू हुआ? तो वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की गई। ये क्यों किया गया? क्योंकि ये जो डेटा था इसको और ज्यादा फ्रिक्वेंट तरीके से प्राप्त किया जा सके, इसकी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। और साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि रोजगार की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, मजदूरी से जुड़े हुए जो मसले हैं उनकी क्या स्थिति है, और साथ साथ इनको कैसे नियमित किया जा सकता है, इस डेटा को कैसे और विश्वसनीय बनाया जा सकता है, और टाइमली डेटा कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। अब इसके लिए इसके सैंपल साइज को, सैंपल साइज का मतलब हुआ कि जो नमूना लिया जाता है उस नमूने के आकार को बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पहले अगर 1.25 लाख लोगों का नमूना लिया जाता था, अब इसमें 2.65 गुना की वृद्धि भी हो गई है अगर पिछली बार की तुलना में देखें तो। पीएलएफएस पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2025 की जो है उसके सैंपलिंग का साइज भी 2.65 गुना इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब कि जो डेटा होगा और ज्यादा ऑथेंटिक होगा और ज्यादा विश्वसनीय होगा। अब देखिए, इसकी विशेषता इस बार की और भी कई विशेषता रही है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले इसमें जो स्टेटस है यानी कि जो नमूना लिया जाता है उसमें अगर देखेंगे तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर किया गया है। और वैज्ञानिक सैंपलिंग मेथड का इसमें इस्तेमाल किया गया है। काम की स्थिति क्या है, रोजगार के प्रकार यानी किस रोजगार में कितने लोग संलग्न हैं, आय की क्या स्थिति है, आय की असमानता की क्या स्थिति है। साथ साथ रोजगार मापने के तरीके में भी यहाँ पर परिवर्तन आपको दिखेगा, जिसमें कि यूजुअल स्टेटस एक होता है जिसमें कि पिछले 1 साल की गतिविधियों को मापा जाता है, और CWS कहते हैं यानी कि करंट जो वीकली आपका करंट वीकली जो स्टेटस होता है, क्षमा कीजिएगा, करंट वीकली जो स्टेटस होता है वो क्या है। इसका मतलब कि 1 साल का डेटा और साथ साथ करंट वीकली स्टेटस दोनों के आधार पर एक लंबी प्रक्रिया में डेटा और मौजूदा समय में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके आधार पर भी, यानी कि यूजुअल स्टेटस में पिछले 1 साल का और CWS में पिछले 7 दिन से दोनों स्थिति पता चलती है। ग्रामीण शहरी दोनों का व्यापक कवरेज यहाँ पर है। और रोजगार मापने के 2 प्रमुख तरीकों में अगर आप देखें तो इसमें ये चीज आपको दिखाई दे रही है जिसको शामिल किया गया है 1 साल और 7 दिन वाला। अब इससे नियमित और विश्वसनीय डेटा का ये स्रोत बन जाता है। सैंपल साइज और रोटेशन सैंपलिंग में वृद्धि की गई है, यानी कि सैंपलिंग जो है वो रोटेट होने से क्या होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अब कैलेंडर वर्ष की अगर बात करें तो सर्वे का चक्र भी यहाँ पर, पहले जो चक्र जुलाई जून वाला था उस चक्र को अब बदल दिया गया है। जनवरी दिसंबर के चक्र को इस सैंपलिंग के चक्र में इस अवधि को अब यहाँ पर इसमें माना जाता है। अधिक सटीक और डायनेमिक अनुमान के लिए हम इस पीएलएफएस डेटा को जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये बेसिकली भारत में अब इस बार जो ये रिपोर्ट आई है इसमें क्या स्थिति है, इसको समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। तो भारत में श्रम बल रुझान 2025 क्या है, तो इसकी मुख्य सांख्यिकी रिपोर्ट क्या क्या कहती है, तो एक एक करके इस पर जरा सा नजर डालते हैं। उसके बाद हम निष्कर्ष पर भी चलेंगे। देखिए, एलएफपीआर की अगर बात करें यानी कि लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट, एलएफपीआर क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि कार्यबल सहभागिता कितनी होती है, लेबर फोर्स कितना है, उसमें अगर देखें तो 59.3% पर श्रम बल सहभागिता दर जो एलएफपीआर है 59.3% इसमें बताया गया है। ये लगभग स्थिर एक कंडीशन बताई गई है, यानी स्टेबल कंडीशन है। अब इसमें पुरुषों की
79.1% आपको दिख रहा है। पुरुषों की स्थिति क्या है? 79.1% है इनकी श्रम बल सहभागिता दर, यानी कि LFPR। वहीं पर अगर महिलाओं की देखें स्थिति क्या है, तो महिलाओं की 40% है। अब देखिए महिलाओं की स्थिति पिछले तुलना में इसमें सुधार देखा गया है, लेकिन अभी भी पुरुषों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति, महिलाएं काफी पीछे हैं। यानी कि श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में 79.1% की तुलना में 40% तो काफी कम है। तो ये स्थिति ये है कि पहली कंडीशन ये है, रिपोर्ट ये बयां करती है कि महिलाओं की स्थिति में क्रमिक सुधार यद्यपि हुआ है, लेकिन पुरुषों की तुलना में अभी भी उनका LFPR कम है। दूसरा है WPR, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब इसमें अनुमानित अगर देखिए तो 57.4%, क्या है? 57.4% है। अब इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये अनुमानित है, अनुमानित यह है कि 57.4% है। इसका मतलब यह है कि रोजगार का स्तर क्या है? रोजगार का स्तर लगभग स्टेबल बना हुआ है। लेकिन बेरोजगारी की बात करेंगे, रोजगार की स्थिति तो हमने बात कर ली, UR की बात कर ली, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? तो ये कहा जा रहा है कि जो बेरोजगारी की जो स्थिति है वो घटी है। अगर देखें तो 3.1% हो गई है, यानी कि कुल बेरोजगारी दर जो है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर सुधार दिखाई दे रहा है, यानी कि घटी है। ग्रामीण बेरोजगारी की दर यहाँ पर शहरी बेरोजगारी की दर की तुलना में बेटर है। ग्रामीण बेरोजगारी की दर 2.4% है। वहीं पर शहरी बेरोजगारी आप देखेंगे, शहरों में बेरोजगारी दर ज्यादा दिखाई दे रही है, 4.8% है। इसका मतलब यह है कि चूंकि ग्रामीण बेरोजगारी में कम दर होने की वजह भी है क्योंकि वहां पर कृषि में ज्यादा लोग संलग्न होते हैं, तो वो स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन शहरी बेरोजगारी की दर थोड़ी सी ग्रामीण की तुलना में ज्यादा है। ये स्थिति इससे स्पष्ट हो रही है। इसके अलावा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, यानी युवा बेरोजगारी की अगर बात करें, तो ये अभी भी आप देखेंगे 9.9% पे है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? 15 से 29 वर्ष के बीच में अभी भी अपेक्षाकृत ज्यादा है। हालांकि 9.9% को जब समग्र बेरोजगारी से तुलना करेंगे, यानी टोटल बेरोजगारी की रेट क्या है उससे अगर आप देखेंगे, तो ये अभी भी क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर ये एक समस्या अभी भी बनी हुई है, यानी कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है अभी भी अपेक्षाकृत ज्यादा है। सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, यानी कि किस क्षेत्र में कितने लोग उसमें संलग्न हैं, अगर सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे क्षेत्रीय वितरण कितना है, रोजगार किस क्षेत्र में कितना लोगों को मिलता है, तो कृषि क्षेत्र अभी भी इसमें लार्जेस्ट जो है एम्प्लॉयर के तौर पर जाना जा रहा है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अभी भी उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे हाई है। और हिस्सेदारी हालांकि देखें तो पहले की तुलना में कम हुई है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पर कोई क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र ही है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो वो इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से भले ही कृषि अगर आप देखेंगे कि ऊपर है, लेकिन विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता उभर के आ रहा है, सेवा क्षेत्र बढ़ा है, और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण भी बढ़ा है। यानी कि भले ही कृषि क्षेत्र ऊपर है, लेकिन इनमें वृद्धि देखी गई है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्ट में कमी देखी गई है। इसके बाद अगर देखें, अगला जो नंबर आता है वो आता है कि महिलाओं की बढ़ती आय। महिलाओं की अगर आय देखें तो उनकी जो सैलरी है वो पुरुषों की तुलना में जब महिलाओं की सैलरी देखेंगे तो वो तेजी से इंक्रीज हुई है, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन लैंगिक अंतराल बना हुआ है, महिलाओं की जो सैलरी है वो पुरुषों की सैलरी की तुलना में भी कम है, लेकिन पिछले और पहले अगर देखें तो और कम थी, तो उसकी तुलना में उनमें वृद्धि देखी गई है। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो सबसे बड़ी बात आती है स्किल गैप की। स्किल गैप की भी हम बात करेंगे। वेतन भोगी जो नौकरियां हैं अगर उसमें देखें तो वेतन भोगी नौकरियों में वृद्धि हुई है, यानी कि 2024 में वेतन भोगी नौकरियां 22.4% थी, और वो वर्ष 2025 में बढ़ी हैं, वो 23.6% हुई हैं। तो नौकरियों में हम कह सकते हैं कि जो सैलरी बेस्ड नौकरियां हैं उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन नौकरियों में वेतन भोगी नौकरियों में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कमी हुई होगी। तो कहां पर कमी हो गई? तो स्वरोजगार में कमी हुई है। इसके अलावा शिक्षा और कौशल यानी स्किल की हम बात कर रहे थे, स्किल गैप भी अगर आप देखेंगे, शिक्षा और कौशल की बात करेंगे तो 15 से ज्यादा उम्र के लोगों में यानी 15+ में अगर देखें तो 67.8% लोग यानी 67.8% लोग ऐसे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा लिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन एजुकेशन की तो ये स्थिति हुई कि 67.8% लोग माध्यमिक शिक्षा लिए हुए हैं, लेकिन इस प्रतिशत में ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं, यानी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो
फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जिसको व्यावसायिक प्रशिक्षण कहते हैं, औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कहते हैं, उसमें इसका बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो जिन लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया हुआ है। यानी कि स्किल के मामले में हम थोड़े से पिछड़ रहे हैं। वेतनभोगी नौकरियों में यद्यपि वृद्धि हुई है, 22.4% था 2024 में, 2025 में बढ़कर 23.6% हुआ है। तो दूसरी बात यह है, अब सवाल उठता है कि रोजगार के आकार की अगर बात कर लें तो 2025 में 61.6 करोड़ लोग जो हैं वो रोजगार में संलग्न हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो विनिर्माण हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो। अब इस पूरी रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकल के आता है? निष्कर्ष ये निकल के आता है कि स्वरोजगार में एक तो कमी हुई है, दूसरा यह है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी अगर आप देखें तो पहले की तुलना में जरूर सुधरी है, 40% तक हुई है, लेकिन अगर पुरुषों की तुलना में तुलना करें, कंपैरिजन करें पुरुषों से, जो कि 79.1% है, अब इससे तुलना करें हैं तो काफी कम है। यानी कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है, ये एक चिंता की बात है। दूसरा यह है कि जो कृषि क्षेत्र है वो रोजगार में उसमें गिरावट देखी जा रही है। 44.8% था पहले कृषि में लोग संलग्न थे, और अभी आप देखेंगे तो 43% लोग संलग्न है। तो ये विनिर्माण और सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में रोजगार घटा है। यद्यपि अभी सबसे टॉप पे अगर रोजगार के लिहाज से नियोक्ताओं की संख्या देखें तो कृषि क्षेत्र में ही है। स्कूली शिक्षा की अवधि बढ़ी है, 10 वर्ष तक किया गया है उसको, और शिक्षित बेरोजगार अभी भी एक समस्या बने हुए हैं, क्योंकि युवा बेरोजगारी अभी भी आप देखें तो 9.9% पे है। समग्र रूप से जो बेरोजगारी है उसकी तुलना में जरूर ये प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी जो है समग्र बेरोजगारी की तुलना में अगर देखें तो युवा बेरोजगारी 9.9% है, जो कि एक चिंता की बात है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। समग्र बेरोजगारी से अभी भी ये ज्यादा है। तो ये कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप देखेंगे कि जो वेतन है, कुल वेतन पर अगर खर्च आप देखेंगे तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो कुल वेतन पर खर्च है वो काफी कम है, वो 70% से ज्यादा है, इतना कम है। तो लैंगिक अंतराल जो है ये भी एक समस्या बनी हुई है। अगर एक्यूरेट परसेंट की बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो वेतन है वो 76% ही है। यानी कि वेतन जो सैलरी बेस्ड नौकरी की बात करें तो इसमें जो लैंगिक असमानता है वो भी एक प्रमुख बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के विषय में। हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी कम समय में बेहतर तरीके से हो सकती है। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। इसके माध्यम से 18 क्लास टेस्ट देने को मिलते हैं, माध्यम की कोई समस्या नहीं है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल है। अब इस कोर्स में आपको केवल 34,999 में उपलब्ध है, लेकिन इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये कूपन कोड कैसे इस्तेमाल करना है? तो आपको डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप। उसमें आप जाएंगे इस कोर्स को बाई के ऑप्शन पर, वहां पर जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको कूपन कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो अमिताभ कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। इस कोर्स में एक खास बात और है कि इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने तो इस कोर्स में दी गई फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाती है, तो आपको दोहरा लाभ होता है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। युवा बेरोजगारी दर 1529 वर्ष आयु वर्ग यानी पीएलएफएस 2025 में कितनी रही? 3.1%, 6.5%, 9.9% या 13.6%? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आई इस यूट्यूब नाम से। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।